Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana Economica जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्रेंड्स, हमारा जैसा कि जो हमारा ये सीरीज़ चल रहा है 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम 10th क्लास के सिलेबस का चैप्टर वाइज हम जो है डिटेल कंटेंट दे रहे हैं. एंड बीच बीच में हम आपको मतलब ये हमारा एक्चुअली थेरी ही है, लेकिन क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, राइट. तो अगर आप टीचर हैं तब भी आप इसको मतलब देख सकते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं. बट इफ़ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, उस वक्त भी यू कैन सी, आप देख सकते हो, राइट. ये उतना ही रिलायबल बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आप बैठने जा रहे हो होम साइंस से, तो उसके लिए भी आप स्टडी कर सकते हो, राइट. सो डियर ऑल, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए. नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो आपका कोई भी नया कंटेंट, नया वीडियो, नया कुछ भी आता है तो आप तक पहुंच जाएगा, राइट. एंड अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दीजिएगा. आपसे बातें करना हमें अच्छा लगता है. एंड हमारे पेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं, टीजीटी पीजीटी होम साइंस, टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, राइट. तो एंड एज वेल एज सीटेट एग्जामिनेशन ऑल्सो, राइट. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द क्लास, देन you can mention it in comment box. I'll add you in my class, right. So dear all, without wasting our time, let's start. So आपका सब्जेक्ट है होम साइंस, आप एज यू नो सबको पता है. तो इसका हमारा चैप्टर, सेकंड चैप्टर है बेटा आय, व्यय और बचत. लास्ट टाइम फर्स्ट चैप्टर हमारा हमने बजट का पढ़ा, अब आय, व्यय और बचत के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा विस्तृत उत्तरीय यानी आपका लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हैं, राइट. पारिवारिक आय से आप क्या समझती हैं? पारिवारिक आय के प्रमुख स्रोतों को भी स्पष्ट कीजिए, ठीक. पारिवारिक आय के अर्थ को स्पष्ट कीजिए. पारिवारिक आय के प्रकार के मुख्य स्रोतों का उल्लेख कीजिए. प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आय से क्या तात्पर्य है? तो आंसर पे आते हैं हम. पारिवारिक आय का अर्थ एवं परिभाषा. जब आप आंसर ऐसे लिखोगे, सबसे पहले हेडिंग डालोगे, राइट, डैश करके फिर आगे लिखना शुरू करोगे. परिवार हमारी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति का केंद्र होता है. प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है. धन के लिए आय का होना अनिवार्य है. आय एक निश्चित अवधि में अर्जित की गई वह राशि है जिसके फलस्वरूप जो है मतलब वह राशि है जो किसी काम के बदले में, किसी सेवा के बदले में, सर्विसेज के बदले में हमें मिलता है, राइट. उसके फलस्वरूप मतलब सर्विसेज, सेवा, आर्थिक अर्जन, आर्थिक क्रियाकलाप के फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है, राइट. जिसमें कुछ अन्य प्रकार की सुविधाएं भी होती हैं. इस प्रकार की मुख्य सुविधाएं हैं बिना किराए के आवास सुविधा, यानी अगर आपका अपना पर्सनल घर है तो हो जाएगा, राइट. निःशुल्क जो है आपका मतलब कोई फूड वगैरह या फैसिलिटीज़ वगैरह, राइट. सेम बेटा, वही आंसर है आपका, ठीक है ना. चलो, पारिवारिक लग रहा है सेम चीज़ आ गया है ना, जिसके फलस्वरूप हम निःशुल्क शिक्षा, वाहन आदि, राइट. निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा, राइट. एंड आपका पारिवारिक आय प्रोफेसर ग्रॉस कैंडल ने इन शब्दों में परिभाषित किया था. पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को पूर्ण करने एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने हेतु आता है. आइए, प्रस्तुत परिभाषा को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक आय का विस्तृत स्पष्टीकरण किया जा सकता है. परिवार की आय में मुख्य रूप से परिवार के प्रधान सदस्य द्वारा अर्जित किया जाने वाला
धन सम्मिलित होता है, परंतु उसके अतिरिक्त यदि घर के अन्य व्यक्ति भी किन्हीं अन्य साधनों से धन अर्जित करते हैं तो उसे भी पारिवारिक आय में सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त परिवार की अपनी चल अचल संपत्ति के माध्यम से भी यदि कुछ धन मकान या दुकान का किराया, जमा धन पर ब्याज आदि प्राप्त होता है तो उसे भी परिवार की आय में ही जोड़ा जाता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आय केवल धनराशि के रूप में ही नहीं अपितु परिवार को प्राप्त होने वाली विशेष सुविधाएं भी पारिवारिक आय के अंतर्गत ही आती हैं। उदाहरण के लिए परिवार को निःशुल्क आवास, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा आदि सुविधाएं भी आय का ही रूप होती हैं, आय का ही स्वरूप मानी जाती हैं। पारिवारिक आय के प्रकार, पारिवारिक आय के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से, चलिए देखते हैं हम। आइए, तो प्रत्यक्ष आय है और अप्रत्यक्ष आय, जिसे प्रत्यक्ष आय को हम डायरेक्ट इनकम बोलते हैं। ओके, अप्रत्यक्ष आय उस भाग को कहा जाता है जो परिवार का मुखिया, अन्य सदस्य उनके अपने अपने व्यवसाय के माध्यम से, व्यवसाय कुछ भी हो सकता है आपका, अगर इफ़ यू आर वर्किंग मतलब जॉब करते हो तो आपकी सैलरी हो गई, बिजनेस करते हो जो आपका प्रॉफिट होता है, राइट। इसके अतिरिक्त धन के विनियोग अर्थात ब्याज तथा आवास या दुकान आदि का मिलने वाला किराया भी इसी प्रकार की आय में शामिल है। ठीक है ना। परिवार की ये चीज़ें हो गई, राइट। तो मिलने वाले धन दैनिक मजदूरी को कहते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई श्रमिक किसी दिन कार्य करता है। दूसरा हो गया पारिवारिक आय का एक स्रोत है दैनिक मजदूरी, राइट। कार्य श्रम के बदले में प्रतिदिन मिलने वाला धन, जिसको दैनिक मजदूरी कहते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई श्रमिक किसी दिन कार्य नहीं करता तो उसको उस दिन सैलरी नहीं मिलेगी, राइट। दैनिक मजदूरी पर निर्भर करने वाले परिवारों को निरंतर रूप से कठोर संघर्ष करना पड़ता है। परिवार के कुछ सदस्यों सरकारी कार्यालय से अवकाश प्राप्त को मासिक पेंशन भी मिलता है। इस प्रकार से प्राप्त होने वाली पेंशन को भी पारिवारिक आय का एक स्रोत माना जाता है, राइट। फिर आपका नेक्स्ट आ गया, ये आपका जैसे पारिवारिक, वही आपका मतलब पेंशन वगैरह हो गया। सेकेंड आ गया व्यापार व्यवसाय भी पारिवारिक आय के स्रोत हैं। कुछ परिवार के विभिन्न सदस्य भिन्न भिन्न प्रकार के व्यापार करते हैं। व्यापार से प्राप्त होने वाला लाभ ही उनकी आय का स्रोत होता है। इससे भिन्न डॉक्टर, वकील, लेखक, नक्शा-नवीस, ठीक, व्यवसायी होते हैं। अपने व्यवसाय से आय प्राप्त होती है इनको। कुछ परिवारों के लिए घरेलू उद्योग धंधे भी पारिवारिक आय के स्रोत होते हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के घरेलू उद्योग धंधे अपनाए जाते हैं। कुछ घरेलू उद्योग धंधों का परिचालन गृहिणियों द्वारा भी किया जाता है, राइट। पारिवारिक आय का प्रमुख, मुख्य तथा पर्याप्त व्यापक स्रोत है कृषि कार्य। कुछ परिवार अपनी भूमि पर कृषि कार्य करके आय या धन प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति अन्य भूपतियों की भूमि पर कृषि कार्य अर्थात कृषि श्रम के रूप में कार्य करके आय अर्जित करते हैं। प्रायः सभी देशों में पशुपालन को भी पारिवारिक आय का एक स्रोत के रूप में माना जाता है। पशुओं से दूध, मांस, ऊन आदि प्राप्त होते हैं। उन्हें बेचकर आय प्राप्त होती है। कुछ पशुओं के बच्चे भी बेचे जाते हैं, आय प्राप्त किए, जैसे ऊंची नस्ल के कुत्तों के बच्चे, डॉग्स वगैरह लोग सेल करते हैं, राइट। मछली पालन, मधुमक्खी आदि भी आय के अच्छे स्रोत हैं, राइट। आय का एक उल्लेखनीय स्रोत ब्याज भी है। जमा धन पर किसी प्रकार का किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था से प्राप्त होने वाला ब्याज भी पारिवारिक आय का एक स्रोत है, राइट। पारिवारिक आय का महत्वपूर्ण स्रोत है उपहार या गिफ्ट, राइट।
विभिन्न सदस्यों जैसे विभिन्न परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, मित्रों आदि से प्राप्त होने वाले उपहार भी पारिवारिक आय का एक स्रोत के ही रूप में जाने जाते हैं। पारिवारिक आय के उपयुक्त वर्णित स्रोतों के अतिरिक्त कुछ अन्य स्रोत भी उपलब्ध हैं। वर्तमान समय में धार्मिक, आध्यात्मिक, गायन, नृत्य आदि के प्रदर्शन से भी काफ़ी आय अर्जित की जाती है। कुछ व्यक्ति टीवी आदि पर होने वाली प्रतियोगिता से भी आय प्राप्त करते हैं। यही नहीं, लॉटरी के पुरस्कार से भी आय के स्रोत हैं। कुछ व्यक्ति तो भिक्षावृत्ति को ही पारिवारिक आय का मुख्य स्रोत मान लेते हैं। राइट, चलिए फिर पारिवारिक व्यय से आप क्या समझती हैं? पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का वर्णन कीजिए। पारिवारिक व्यय, आय हो गया, इनकम के बारे में हमें पता चल चुका है कितने कितने टाइप्स के आते हैं। राइट, अब हम व्यय के बारे में पढ़ेंगे। पारिवारिक व्यय का उद्देश्य पारिवारिक व्यय को संभव बनाना है। व्यक्ति एवं परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो धन व्यय करना पड़ता है उसी को पारिवारिक व्यय कहा जाता है। इस प्रकार के एक निश्चित अवधि में अर्जित आय से उस भाग या अंश को पारिवारिक व्यय कहा जाता है जो परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय किया जाता है। पारिवारिक आवश्यकताओं को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है: अनिवार्य आवश्यकताएं, आरामदायक आवश्यकताएं और विलासात्मक आवश्यकताएं। इन तीनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार द्वारा की जाती है। ठीक, इनके क्रम से ही पूरी की जाती है, मतलब इनकी प्राथमिकता के क्रम से पूरी की जाती है। पारिवारिक व्यय नियोजन सदैव पारिवारिक आय को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। एक दृष्टिकोण से पारिवारिक व्यय के 4 प्रकार माने जाते हैं: निश्चित व्यय, अर्धनिश्चित व्यय, अन्य व्यय, आकस्मिक व्यय। राइट, फिर आपका आ गया बेटा पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं। राइट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फैमिली एक्सपेंडिचर। राइट, जिस प्रकार प्रत्येक परिवार की आय भिन्न भिन्न होती है, ठीक उसी प्रकार से परिवार द्वारा किया जाने वाला व्यय भी भिन्न भिन्न होता है। वास्तव में पारिवारिक व्यय को भिन्न कारक निरंतर रूप से प्रभावित करते हैं। पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नवर्णित हैं: परिवार की आय, परिवार की कुल आय। पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाला मुख्यतम कारक है परिवार की कुल आय। यदि संबंधित परिवार की आय अधिक होगी तो निश्चित रूप से पारिवारिक व्यय भी अधिक होगा। ठीक, इसके विपरीत यदि परिवार की आय घट जाएगी तो निश्चित रूप से परिवार का व्यय भी घट जाएगा। राइट, आइए परिवार के रहन सहन को प्रभावित करने वाला स्तर। पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है परिवार के रहन सहन का स्तर। रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने के लिए निश्चित रूप से अधिक व्यय करना पड़ता है। इसके विपरीत यदि परिवार के रहन सहन का स्तर सामान्य या सामान्य से निम्न रखा जाए तो पारिवारिक व्यय काफ़ी कम हो जाता है, जैसा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेगा। राइट, परिवार का स्वरूप। पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाला एक कारक परिवार का स्वरूप भी है। सामान्य रूप से माना जाता है कि संयुक्त परिवार में पारिवारिक व्यय की कुछ बचत की जाती है, जबकि एकाकी परिवार में व्यय की दर अधिक होती है। राइट, परिवार में बच्चों की संख्या। वर्तमान स्थितियों में बच्चों की शिक्षा, पालन पोषण पर पर्याप्त व्यय करना पड़ता है। इस स्थिति में कहा जा सकता है कि यदि परिवार में बच्चों की संख्या अधिक हो तो निश्चित रूप से पारिवारिक व्यय अधिक होता है। राइट, रहने का स्थान भी पारिवारिक व्यय पर अनिवार्य रूप से प्रभाव डालता है। चलिए बेटा, जस्ट वेट, हाँ, देयर इज सम प्रॉब्लम। ओके, नो प्रॉब्लम। उच्च श्रेणी की बस्तियों में रहने वाले परिवारों को कुछ अधिक व्यय करना पड़ता है। राइट, जैसे आप जैसे एरिया में रहोगे, जैसे लोकेशन रहेगा, आसपास का आपका सोसाइटी कैसा है, आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, राइट, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। सामाजिक धार्मिक परंपराएं पारिवारिक व्यय को भिन्न भिन्न सामाजिक धार्मिक परंपराएं भी प्रभावित करती हैं। इन परंपराओं को अधिक महत्व
प्रदान करने वाले परिवारों को कुछ अधिक व्यय करना पड़ता है। तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान, दान दक्षिणा तथा तीर्थयात्रा आदि को प्राथमिकता देने वाले परिवार को अन्य परिवारों की तुलना में कुछ अधिक व्यय करना पड़ता है। पारिवारिक व्यवसाय, पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाला एक उल्लेखनीय कारक है पारिवारिक व्यवसाय भी। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है, राइट। रहने के स्थान का भी पारिवारिक व्यय पर अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ता है। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को इस मद में अधिक व्यय करना पड़ता है। नगरीय क्षेत्रों में भी साधारण उच्च श्रेणी की बस्तियों में रहने वाले परिवारों को अधिक व्यय करना पड़ता है, जबकि निम्न श्रेणी के लोगों को कम व्यय करना पड़ता है, ठीक। अच्छा, ये हो चुका है हमारा यार, हाँ राइट, यस डन, ठीक। व्यवसाय आपका जैसा है, ठीक है ना, प्रभावित करना उल्लेखनीय कारक है। व्यवसाय जिसमें होता है जिन्हें सुचारू रूप से चलाने के अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है, जैसे वकालत, चिकित्सा, पुस्तक लेखन जैसे व्यवसाय को चलाने के लिए अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है, राइट। ऐसे ही गृहिणी की कुशलता एवं दक्षता भी होती है कि मतलब हाउसवाइफ कैसी है, ठीक। तो गृहिणी हमारी कैसी है, गृहिणी की कुशलता दक्षता भी प्रभावित करती है। गृहिणी गृह प्रबंध आर्थिक नियोजन में कुशल है तो बहुत से पारिवारिक व्यय बच जाते हैं। इसके विपरीत यदि अकुशल है, फुहड़ है फुहड़ इज देसी वर्ड है, जैसे गाँव में बोलते हैं अरे सहूर नहीं है इसको, बहुत फुहड़ है, ठीक। फुहड़ हो तो पारिवारिक व्यय निश्चित रूप से बढ़ जाता है, क्लियर। आगे चलिए, और भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिवारिक बचत से आप क्या समझती हैं? परिवार के लिए बचत का क्या महत्व है? किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जाता है? परिवार में बचत क्यों आवश्यक है? बचत विनियोजन की विधियां भी लिखिए। पारिवारिक बचत किसे कहते हैं? बचत से आप क्या समझती हैं? बचत के लाभ लिखिए। बचत किसे कहते हैं? वही क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन में जानबूझ के पढ़ रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कितने फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बचत किसे कहते हैं, इनका क्या महत्व है? गृहिणी बचत को किस प्रकार सुरक्षित रख सकती है? बचत से आप क्या समझते हैं? बचत को सुरक्षित रखने के उपाय, कुल मिला के यही है, ठीक। हमारा आय हो गया, व्यय हो गया, बचत पे आ गए हम। पारिवारिक बचत का, पारिवारिक बचत परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए परिवार के सदस्यों की अधिक से अधिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार के व्यय करने की आवश्यकता होती है। सुदृढ़ गृह व्यवस्था तथा भावी जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि वर्तमान आय की तुलना में वर्तमान व्यय कम हो। इसलिए प्रत्येक परिवार तथा विवेकशील गृहिणियाँ अपना पारिवारिक बजट इस प्रकार बनाती हैं कि पारिवारिक आय से पारिवारिक व्यय कम हो। व्यय होने की स्थिति में आय का जो अंश बच जाता है उसे ही पारिवारिक बचत कहते हैं। इस प्रकार पारिवारिक बचत के अर्थ को इन शब्दों में स्पष्ट किया था। मतलब जो आपका इनकम आया, उसके बाद जो आपने खर्च किया, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है, मतलब अगर इनकम 1 लाख का है, आपने 70,000 खर्च किया, यानी 30,000 आपका सेविंग हो गया, राइट। यही है पारिवारिक आय में परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत जो धनराशि शेष होती है वही पारिवारिक बचत कहलाती है। बचत रूपी धनराशि भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है। इस प्रकार बचाए गए धन का लाभदायक ढंग से विनियोग किया जाना चाहिए, तभी उस सही अर्थों में बचत माना जाता है। आय में से बचाए गए धन यदि विनियोग नहीं किया जाता उसे बचत नहीं माना जाता, धन का संचय कहा जाता है। उत्तम गृह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बचाए गए धन के उचित विनियोग को आवश्यक माना जाता है, न कि धन के संचय को। बचत का महत्व एवं लाभ। बचत आय का वह भाग है जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय से बचाकर उत्पादक कार्यों में विनियोग किया जाता है। यह परिवार समाज एवं राष्ट्र सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बचत के महत्व को निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। क्लियर? आइए बचत आय का वह भाग है जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय से
बचाकर उत्पादक कार्यों में विनियोग किया जाता है। यह परिवार, समाज, सभी राष्ट्र सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बचत के महत्व को निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति, बच्चों की शिक्षा, विवाह, अनेक पारिवारिक दायित्वों की समय आने पर पूर्ति बचत के द्वारा की जाती है। आकस्मिक संकटों का सामना, बचत द्वारा बीमारी, मृत्यु, दुर्घटना जैसे आकस्मिक संकटों के अवसर पर आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। यदि किसी कारणवश पारिवारिक व्यय में एकाएक वृद्धि हो जाए तो उस स्थिति में पहले की गई बचत ही सहायक सिद्ध होती है। वृद्धावस्था में आत्मनिर्भरता, सेवा काल में की गई बचत सेवानिवृत्ति होने पर आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। राइट। चलो, सामाजिक प्रतिष्ठा, समय से की गई बचत एवं विवेकपूर्ण नियोजन परिवार को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप गृह निर्माण, बच्चों की उच्च शिक्षा, विवाह, व्यवसाय में वृद्धि एवं अनेक सामाजिक दृष्टि से आवश्यक कार्य किए जा सकते हैं, कार्यों की पूर्ति होती है, जिससे परिवार के प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। आर्थिक दृष्टि से लाभदायक, नेचुरल सी बात है भाई। बचत के विवेकपूर्ण नियोजन से आकर्षक ब्याज मिलता है, इससे पारिवारिक आय में वृद्धि होती है, साथ साथ व्यक्ति को आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। अनावश्यक पारिवारिक व्यय से बचने में सहायक, परिवार द्वारा नियमित रूप से बचत करने का दृढ़ संकल्प लिया जाता है तो परिवार कुछ अनावश्यक व्ययों से बच जाता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना प्रासंगिक है कि यदि व्यक्ति नियमित रूप से बचत को अनिवार्य नहीं मानता है तो अपनी आय का कुछ भाग विलासात्मक हानिकारक कार्यों में व्यय करता है, इससे व्यक्ति एवं परिवार का अहित होता है। राइट। चलो, अवकाश का समय अच्छे ढंग से व्यतीत करने में सहायक है। यदि व्यक्ति नियमित रूप से बचत करता रहता है तो वह अपने अवकाश के समय को अच्छे ढंग से व्यतीत कर सकता है। इस स्थिति में वह अपनी रुचि एवं इच्छा के अनुसार कहीं भी घूमने फिरने जा सकता है। आरामदायक एवं सुविधाजनक वस्तुओं की खरीद में सहायक, नियमित बचत करने वाले व्यक्ति फ्रिज, टीवी, कपड़े धोने की मशीन, स्कूटर, मोटर कार जैसी जीवन को आरामदायक, सुविधाजनक बनाने वाली वस्तुओं को सहज ही अर्जित कर सकते हैं। राष्ट्रीय योजना के संचालन में सहायक, राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन के लिए धन की निरंतर आवश्यकता होती है। देश के परिवारों द्वारा की गई बचत जो विनियोग किया जाता है उससे सरकार को पर्याप्त धन मिलता है। यह धन राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में सहायक होती है। क्लियर? ये हो गया बेटा। आगे चलो, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक। इकोनॉमिस्ट, देखिए ये मतलब हमारा इकोनॉमिक्स भी है, होम साइंस भी, दोनों का कनेक्शन है। जब वीडियो में डालूंगी तो इकोनॉमिक्स, होम साइंस दोनों सब्जेक्ट लिख के डालूंगी, ठीक है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक, पारिवारिक बचत की प्रवृत्ति विकसित हो जाने की स्थिति में मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करना अत्यंत संभव होता है। इससे देश समृद्ध बनता है। बचत के विनियोग के साधन, पारिवारिक बचत के विनियोग में निम्न दो बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जिस संस्था में निवेश किया जा रहा है उसकी विश्वसनीयता, विभिन्न संस्थानों में ब्याज की तुलनात्मक दर, उपयुक्त दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए बचत का प्रावधान आवश्यक है। क्लियर? बचत के विनियोग के साधन, बचत के विनियोग के साधन कौन कौन से हैं बेटा? इसमें बचत के विनियोग में दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जिस संस्था में निवेश किया जाता है उसकी विश्वसनीयता, विभिन्न संस्थाओं में ब्याज की तुलनात्मक दर। राइट? विनियोग माने इन्वेस्टमेंट, अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से कई चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन देखो कि जहाँ भी आप पैसा अपना लगा रहे हो रिलायबल हो, ट्रस्टेबल हो, राइट, और इंटरेस्ट रेट जो है वहाँ का हाई हो। क्लियर? चलो, ये हो गया बेटा, ये करना चाहिए। उसके बाद फिर जो विश्वसनीय हो, जिसमें ब्याज दर तुलनात्मक रूप से अधिक हो। बचत के विनियोग के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? बैंक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में कर सकते हो, विभिन्न बीमा योजनाओं में कर सकते हो, भविष्य निधि में कर सकते हो, राइट, उसके सार्वजनिक भविष्य निधि योजना में कर सकते हो, और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में कर सकते हो, UTI। क्लियर? तो वही पोस्ट ऑफिस और विभिन्न प्रकार की आपकी बीमा योजनाएं, भविष्य निधि, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, सहकारी ऋण समितियां,
राष्ट्रीय बचत पत्र योजना आदि। क्लियर। पारिवारिक आय में वृद्धि के उपाय बताइए। यह बताइए कि पारिवारिक आय का विवेकपूर्ण व्यय क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है पारिवारिक आय में वृद्धि के उपाय। आज के भौतिक युग में यदि आवश्यकताएं अनेक हैं तो व्यय असीमित होता है। परिणाम स्वरूप सामाजिक स्तर के अनुसार जीवन यापन करने के लिए प्रायः पति पत्नी दोनों को धन अर्जित करने के लिए कार्य करने पड़ते हैं। यह सब होने के पश्चात भी आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती रहती हैं। अतः इनके निराकरण के लिए आय में वृद्धि के उपाय अपनाने आवश्यक हो जाते हैं। कुछ ऐसे उपयोगी उपाय निम्नलिखित हैं। परस्पर प्रेम और सहयोग। परिवार में परस्पर प्रेम और सहयोग का वातावरण होना चाहिए। परिवार के सभी योग्य सदस्यों को साहचर्य भाव से धन अर्जित करने के प्रयास करने चाहिए। घरेलू उद्योग धंधों को अपनाना, सिलाई कढ़ाई, ठीक है ना, बुनाई, पेंटिंग, ये करके ट्यूशन पढ़ाना, कचरी पापड़ बनाना, ठीक है, ये कार्य ऐसे हैं जिनसे आप पारिवारिक आय में वृद्धि कर सकते हैं। मितव्ययता के आवश्यक तत्वों का ज्ञान। फिजूल खर्ची धन के अविवेकपूर्ण व्यय के लिए परिवार के लिए सदैव घातक सिद्ध हो सकता है। धन के विवेकपूर्ण उपयोग से ही आय व्यय में संतुलन बना रहता है। मितव्ययता के सिद्धांतों का पालन करने से कम धन व्यय करके अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना संभव होता है। आय व्यय और बचत। पारिवारिक बचत का विवेकपूर्ण व्यय। राइट। 25 पारिवारिक। चलो मितव्ययता सफलता की कुंजी है। जिस परिवार के सदस्य परिवार की आय का विवेकपूर्ण व्यय नहीं करते वह परिवार कभी अधिकतम संतोष नहीं प्राप्त कर सकते। वास्तव में फिजूल खर्ची जीवन को नष्ट कर देती है। अतः परिवार के प्रत्येक सदस्य को धन का महत्व समझना चाहिए। वर्तमान में महंगाई के युग में परिवार की आय में से अधिक बचत करने का प्रयास करना चाहिए। आज की बचत कल के सुख का आधार बनती है, परंतु बचत करना आय के विवेकपूर्ण व्यय पर भी निर्भर करता है। पानी की एक बूंद से समुद्र तैयार होता है। अतः प्रत्येक व्यय में से उपयोग से आय व्यय में संतुलन बना रहता है और मितव्ययता के सिद्धांतों का पालन करने से कम धन का व्यय करके अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना संभव होता है। राइट। अच्छा, ये हो चुका हमारा यार। अतः प्रत्येक व्यय में से गृहिणी कुछ अपने विवेक से बचाने में सफल हो जाती है, बचा सकने में सफल हो जाती है तो वह पर्याप्त बचत कर लेती है। राइट। और परिवार के सुखदायी भविष्य का निर्माण कर लेती है। क्लियर बेटा। हम इसके बाद 5th क्वेश्चन है हमारा ये। 5th क्वेश्चन पे हम नेक्स्ट वीडियो पे आएँ क्या, या ये कर लें? नेक्स्ट आते हैं क्योंकि लॉन्ग है ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक नहीं है। सो डियर ऑल, इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो पे हम क्वेश्चन नंबर 5 से ही चलेंगे। राइट। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दुनिया को भेजिए तेल लेने, क्योंकि बेटे सिर्फ सेल्फ लव पर वर्क करो। राइट। आजकल थोड़ा मेडिटेशन वगैरह भी ज़्यादा केयर करती हूँ तो ये चीज़ें आता है। मतलब आप सेल्फ लव करो, फोकस करो और अपने जो है इष्ट देव कोई भी आपके हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिसको भी आप मानते हो, ठीक है ना, एक सुप्रीम पावर होती है, उस पर आप जो है करो और अपनी चीज़ों का जो आप लाइफ में पाना चाहते हो उसको विजुलाइज करो। ठीक है ना। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। अगर आप सेल्फ लव करते हो तो एवरीबडी विल लव यू। ठीक है ना डियर ऑल। एंड सबको पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, सबसे पॉजिटिविटी रिसीव करो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, हिट द बेल आइकन एंड नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, सो दैट नया कंटेंट, नया वीडियो कुछ भी आता है तो आपको ईजिली मिल जाए। राइट। सो डियर ऑल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।